फिल्म की शुरुआत में हम एथेना नाम की एक अमीर महिला को देखते हैं जो एक ग्रुप चैट में अपने अमीर दोस्तों के साथ मजाक कर रही है। एथेना फिर उन्हें बताती है कि वे जल्द ही मैनर में घिनौने लोगों का शिकार करके अपना गुस्सा निकाल सकेंगे। हालांकि उसके दोस्त उसे टेक्स्ट पर ऐसी बातें न कहने के लिए कहते हैं क्योंकि यह लीक हो सकता है और वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके बाद सीन एक निजी जेट पर जाता है जहां एथेना और उसके अमीर दोस्त कहीं जा रहे हैं। उनमें से रिचर्ड नाम का एक व्यक्ति फ्लाइट अटेंडेंट से बात करता है और कैवियार खाने की डींगे हाँकता है। फिर वो उसे थोड़ी शैंपेन देने लगती है जब एक बड़ा आदमी केबिन में मधोशी की हालत में आता है जैसे उसे नशा दिया गया हो। बड़ा आदमी सबको चौंका देता है। वह नहीं समझ रहा कि क्या हो रहा है और यहाँ क्यों है। एक बूढ़ा कहता है वह डॉक्टर है और मदद के लिए उसे लेटने को कहता है। बड़ा आदमी मान जाता है, लेकिन एक चौंकाने वाले मोड़ में बूढ़ा आदमी उसके गले में पेन घूम देता है। खून बहते हुए भी वह भारी भरकम आदमी शैंपेन की बोतल उठाकर बूढ़े पर दे मारता है और औरों पर झपटने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं एथेना शांतिपूर्वक पीछे से उसकी ओर बढ़ रही है। फिर वह तुरंत अपनी एड़ी उसकी आंख में घुसा देती है जिससे बेचारा आदमी दर्द से चीखने लगता है। इसके बाद उस बड़े आदमी को एक कमरे में ले जाया जाता है जहां वह मरने से पहले आखिरी बार मदद की भीख मांगता है। उसी कमरे में हम योगा पैंट्स के नाम से जानी जाने वाली एक महिला को बेहोश पड़ी हुई देखते हैं। अगली सुबह योगा पैंट्स एक खेत में जागती है और उसके मुंह में एक गैग लगा होता है। फिर वह वहीं दूर एक और मोहब्बत महिला क्रिस्टल को देखती उसे पुकारती है और क्रिस्टल अनसुनी कर हटकर चली जाती है। इस बीच योगा पैंट्स आगे बढ़ती है और देखती है कि वे अकेले नहीं हैं, बल्कि यहाँ कई लोग हैं जिनके मुंह पर पट्टी बंधी है और वे उलझन में है। फिर आदमी लकड़ी के बक्से में घुसता है और जल्द ही हथियारों का पूरा सेट निकालता है, इसलिए हर कोई एक हथियार लेने के लिए दौड़ता है। उधर योगा पैंट्स को चाबियों वाला एक और लकड़ी का टुकड़ा मिलता है। समूह फिर उससे मुंह की पट्टियां खोल लेता है। हालांकि फिल्म में एक चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब अचानक कुछ लोग दूर से उन पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं और इस अफरा तफरी में कई लोग मारे जाते हैं। योगा पैंट्स और एक और आदमी लकड़ी के बक्से के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन बेचारी महिला का सिर जल्द ही उड़ा दिया जाता है। घबराया हुआ आदमी तब भागने की कोशिश करता है जब वह एक गड्ढे में एक दूसरी महिला को भाले में घुसा हुआ दिखता है। वह कहती है कल उसका जन्मदिन, मदद मांगती तो आदमी उसकी मदद कर बाहर निकालता है। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं जा पाते कि आदमी एक बारूदी सुरंग पर पैर रख देता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। इस तरह कई लोग भयानक तरीकों से मरने लगते हैं, जैसे ग्रेनेड से उड़ जाना या तीरों से मारे जाना। अब केवल कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं और वे अभी भी गंभीर खतरे में हैं। इस अफरा तफरी के बीच 3 लोग किसी तरह हमलों से बच गए और जल्द ही एक बूढ़े जोड़े द्वारा चलाए जा रहे गैस स्टेशन पर पहुंचते हैं। वे जोड़े पर बंदूक तानते हैं और पूछते हैं कि वे कहाँ हैं, और डरा हुआ जोड़ा कहता है कि वे अरकानसस में है। फिर एक जीवित बचे ने 911 पर कॉल हेतु फोन उठाया और ऑपरेटर को सब समझाया। हालांकि ऑपरेटर अजीब तरह से शांत लगता है और कहता है कि वे उनकी लोकेशन का पता लगा लेंगे और जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। मदद की प्रतीक्षा में एक लड़की दुकान से मार्शमैलो खाती है। वे जहरीले निकलते हैं जिससे उसकी भयानक मौत होती है। यह दूसरे बचे हुए लोगों को डरा देता है और जल्द ही बूढ़ा जोड़ा अपने हथियार निकालता है और उन पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे पता चलता है कि वे भी इस घातक खेल को चलाने वाले अमीर समूह का हिस्सा हैं। सभी बचे हुए लोगों के मरने के बाद जोड़ा लाशों को पीछे के कमरे में फेंकना शुरू कर देता है और गंदगी साफ करता है। पर बूढ़ी औरत शादी की अंगूठी पहने मृत आदमी को देखती उसे मारने पर अपराध बोध होता है, लेकिन उसका पति कहता है कि वह आदमी एक राक्षस था, इसके पूर्वजों ने शायद अश्वेत लोगों को गुलाम बनाया और उन पर अत्याचार किया। सच में नहीं, यह मैंने गढ़ा है। कुछ देर बाद रेडियो पर खबर मिलती है एक और लक्ष्य स्नोबॉल आ रही है, निहत्थी है, इसलिए वे उसके साथ मजा कर सकते हैं। जल्दी क्रिस्टल दुकान पर पहुंचती है और बूढ़ा जोड़ा एक बार फिर से मासूम दुकानदार होने का नाटक करता है। हालांकि क्रिस्टल आश्चर्यजनक रूप से शांत रहती है और पैसे देने से पहले अपनी सिगरेट मांगती है। वह हत्याकांड पर कुछ नहीं कहती और जल्द ही दंपति उसे बचे पैसे थमा देते हैं। हालांकि क्रिस्टल नोट पर खून देखती है और पूछती है कि वे कहाँ हैं, जिस पर जोड़ा जवाब देता है अरकानसस। ये सुनकर क्रिस्टल बूढ़ी औरत को पकड़ती है और उसे जोर से मेज पर पटक देती है, यह कहते हुए कि अरकानसस में सिगरेट की कीमत सिर्फ $6 है। वह बूढ़े आदमी को एक जोरदार मुक्का मारती है और उसकी शॉटगन छीनकर उसे गोली मार देती है। फिर वह अपना ध्यान बूढ़ी औरत की ओर करती है और उसे भी बेरहमी से गोली मार देती है। फिर क्रिस्टल रेडियो और बूढ़े दंपति की शॉटगन लेकर दुकान से निकलती है। बाहर वह नकली अरकानसस नंबर प्लेट वाली कार दिखती है और वाहन के नीचे एक बम भी देख लेती है। फिर क्रिस्टल को रेडियो पर अन्य अभिजात वर्ग के लोगों को एक दूसरे से हत्याकांड के बारे में बात करते हुए सुनाई देता है। उसे पता चलता है कि वे चिंतित हैं क्योंकि बूढ़ा जोड़ा जवाब नहीं दे रहा है। कुछ ही देर बाद कैरी नाम का एक और जीवित व्यक्ति आता है और क्रिस्टल पर बंदूक तान देता है, लेकिन वह समझाती है कि वह भी उसी की तरह पीड़ित है। फिर वह उसे बताती है कि उसे ड्रोन पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी क्योंकि अब हत्यारे उनकी मौजूदगी से पूरी तरह वाकिफ है। कैरी को अपनी मूर्खता का एहसास होता है और दोनों उस अजीब जगह से बाहर निकलने का रास्ता घबराहट में ढूंढने लगते हैं। कुछ ही देर बाद वे ट्रेन की पटरियों पर पहुंचे और जल्द ही एक ट्रेन को आते देखा।
इसलिए वे पूरी गति से दौड़े और ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब रहे। वह दोनों को शरणार्थियों का समूह दिखता है। गैरी तुरंत रक्षा हेतु बंदूक तैयार कर लेता है। उनके शरणार्थी नेता अरबी में बोलकर रहम मांगता है, पर गैरी सोचता है कि वे अभिजातों द्वारा उन्हें धोखा देने को बिठाए गए अभिनेता है। वह नेता पर बंदूक तानता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है। तभी अचानक ट्रेन रुक जाती है। कुछ ही देर बाद कई विदेशी सैनिक पहुंचते हैं और अवैध शरणार्थियों को उतारना शुरू कर देते हैं। गैरी सैनिकों को हालात समझाने की कोशिश करता है, पर वे ऐसी भाषा बोलते हैं जिसे वह बिल्कुल नहीं समझता। जैसे ही सैनिक दूर हटते हैं, शरणार्थी नेता अचानक गैरी को नाम लेकर पुकारता है। कहता है सैनिकों ने शायद उसकी बात नहीं मानी। पता चलता है कि यह आदमी भी अभिजात वर्ग में से एक है और वह गैरी और क्रिस्टल को बताता है कि भले ही वह अभिनय कर रहा है, ये शरणार्थी और सैनिक असली हैं। इससे गैरी उग्र होता है। वह आदमी पर झपटता है और उनके बीच बड़ी लड़ाई छिड़ती है। एक समय अभिजात व्यक्ति के बैग से ग्रेनेड गिरता है तो गैरी उसे उठाकर उस आदमी की पैंट में ठूंस देता है और क्रिस्टल भागते हैं। तभी अभिजात आदमी ग्रेनेड निकालने की कोशिश करता है, असफल रहता है, टुकड़ों में फटता है, पहले उसके अन्नकोश। इसके बाद गैरी तुरंत वहां से भाग जाता है, जबकि क्रिस्टल को सैनिक एक शरणार्थी शिविर में ले जाते हैं। वहां वह एक कमांडर से मिलती है जो अंग्रेजी बोलता है और यह जानकर उसे झटका लगता है कि वह क्रोएशिया में है। फिर क्रिस्टल अपनी कहानी बताती है और वे डॉन नाम के एक और आदमी को लाते हैं जो कुछ समय पहले अपहरण और शिकार की उसी कहानी के साथ आया था। कमांडर अमेरिकी राजदूत को बुलाने के लिए सहमत हो जाता है, जो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका वापस ले जाने की व्यवस्था करेगा। कुछ समय बाद अमेरिकी दूतावास से एक आदमी उन दोनों को लेने आता है और उन्हें वहां से दूर ले जाता है। रास्ते में दोनों उसे सब बताते हैं। स्तब्ध आदमी भरोसा देता है, वह खास अपराधियों को ढूंढ निकालने हेतु जरूर हर संभव करेगा। फिर वह अचानक पूछता है कि उन्होंने इन लोगों का अपहरण क्यों किया। इशारा करता है कि चुने जाने के लिए उन्होंने जीवन में कुछ गलत किया होगा। डॉन कहता है उसने वाकई कुछ बुरा नहीं किया। अभी क्रिस्टल अचानक राजदूत को लात मारकर कार से बाहर फेंक देती है। फिर वह कार रिवर्स करती है और उस आदमी को बेरहमी से कुचल देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर घबराया हुआ डॉन उसे हमारे बचाने वाले को मारने के लिए डांटता है, लेकिन क्रिस्टल कार की डिक्की खोलती है जहां उन्हें गैरी का मृत शरीर मिलता है। ये साबित करता है कि नकली राजदूत भी अभिजात वर्ग के समूह का हिस्सा था। उन्हें इन अभिजात वर्ग के लोगों के ठिकाने का एक नक्शा भी मिलता है, इसलिए वे वहां जाकर अपराधियों का सामना करने का फैसला करते हैं। इसी वक्त उन्हें फिल्म की शुरुआत वाला सुअर दिखता है, तो वे उसे भी ले जाने की ठानते हैं। रात बंकर में एलिट राजनीति, जलवायु, एड्स इलाज पर बहस। ऐसा लगता है कि वे सभी उस प्रकृति की परोपकारी गतिविधियों में लगे हुए हैं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अनुभवी सार्जेंट डेल को भी नियुक्त किया, जो उन्हें महीनों से प्रशिक्षित कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद रिचर्ड पेशाब करने बाहर जाता है। तभी अचानक डॉन एक सुअर लाकर पूछता है क्या यह जानवर कहीं उसी का है। जब रिचर्ड का ध्यान भटका होता है तो क्रिस्टल चुपचाप उसके पीछे से आती है और उसका गला काट देती है। दृश्य फिर बंकरनुमा जगह पर लौटता है, जहां अभिजन कदमों की आहट सुनते हैं और बंदूकें उठाकर तैयार हो जाते हैं। कुछ देर बाद ऊपर से कुछ दिखता है। तुरंत फायरिंग शुरू करते हैं और समझते हैं कि वह बस एक सुअर था। निर्दोष जानवर को मृत देखकर महिला व्यथित होती है। उसी वक्त क्रिस्टल पहुंचती है और आसानी से उन्हें एक एक कर मारने लगती है, वह सब पर भारी। कुछ ही देर बाद डॉन ऊपर से आता है और यह देखकर हैरान रह जाता है कि क्रिस्टल ने उन सभी को मार गिराया है। वह भी बंदूक उठा लेता है। तभी दूर कहीं मौजूद एथेना रेडियो पर बोलकर डॉन से पूछती है कि क्या उसने क्रिस्टल को मार दिया। यह सुनकर क्रिस्टल यह जानकर डर जाती है कि वह भी उनके समूह का हिस्सा है, इसलिए वह तुरंत उसे बंदूक की नोक पर ले लेती है। डॉन कहता है वह बेगुनाह है और नहीं जानता रेडियो पर कौन उससे बोल रहा, पर एथेना उसे नाटक छोड़ने को कहती है क्योंकि क्रिस्टल सब जानती है। डॉन कहता है यह झूठ है, पर क्रिस्टल कोई जोखिम नहीं चाहती, इसलिए उसे गोली मार देती है। फिर क्रिस्टल मृत्यु निकट सार्जेंट डेल तक पहुंचती है। वे संक्षेप में बात करते हैं और वह बताती है कि वह पहले सेना में थी तथा अफगानिस्तान में युद्ध में लड़ी थी। आदमी कहता है तुम जीत गई हो, अब घर जाओ, पर क्रिस्टल इनकार कर पूछती है रेडियो पर बोलने वाली वह महिला कहाँ पर है। डेल पहले इनकार करता है, कहता है 8 महीने से ट्रेनिंग ले रही एथेना से नहीं लड़ सकती, पर जब क्रिस्टल उसे यातना देती है डेल आखिर एथेना का पता बता देता है। इसके बाद वह उसे गोली मार देती है। वह क्रिस्टल एथेना के घर पहुंचती है। एथेना इंतजार में वही रेडियो पर बोलती है। वह क्रिस्टल से बंदूक मेल बॉक्स में छोड़ने को कहती है, फिर उसे आने देती है। घर में आते ही दोनों आमने सामने होते हैं और क्रिस्टल उससे ऐसा करने की वजह पूछती है। एथेना बताती है कि कैसे एक मजाक के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई और क्रिस्टल जैसे लोग ही ऑनलाइन नफरत भरी खबरें फैलाते थे। वह दावा करती है कि उसे क्रिस्टल की जिंदगी का सब पता है। उसने सिर्फ 12 की उम्र में स्कूल छोड़ा। उसके ड्रग रैकेट पर पुलिस के छापे में पिता वही तभी मारे गए और कुछ ही समय बाद उसकी मां ड्रग ओवरडोज से मर गई। हालांकि
क्रिस्टल बताती है कि ऑनलाइन एथेना का मजाक उड़ाने वाली वह नहीं थी और समझाती है कि उसके गृहनगर में उसके ही पूरे नाम वाली एक और महिला है। वह भी बताती है कि उसकी माँ जिंदा है और उसके पिता ने कभी नशा नहीं किया। यह सुनकर एथेना बिल्कुल यकीन नहीं करती और दोनों तुरंत होकर लड़ाई में भिड़ जाते हैं। दूसरे अभिजातियों से अलग एथेना बेहद कुशल योद्धा है और क्रिस्टल को भी तगड़ी टक्कर देती है। एक लंबी और जोरदार लड़ाई के बाद एथेना क्रिस्टल को ब्लेंडर ब्लेड से छुरा घूमती है और उसे गंभीर रूप से घायल करने में कामयाब हो जाती है। फिर भी क्रिस्टल हार नहीं मानती। वह प्रतिद्वंद्वी को गले लगाकर उसी ब्लेड से उसे कई बार छुरा घूमती है। लहूलुहान दोनों फर्श पर क्रिस्टल स्नोबॉल कोड नेम पूछती। एथेना बताती है कि उसने यह नाम जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म से लिया है, जहां स्नोबॉल नाम का एक सुअर का किरदार था। क्रिस्टल स्नोबॉल आदर्शवादी, भलाई चाहता, लोग उस पर झूठ गढ़े। वह कहती है यह नाम एथेना पर उससे बेहतर जचता है। यह सुनकर एथेना चौंकती है कि उसने वह किताब पढ़ी और उससे अपनी पहचान पूरी तरह सच सच बताने को कहती है, जिस पर क्रिस्टल एक बार फिर पुष्टि करती है कि उन्होंने गलत महिला को चुना था। कुछ ही पलों बाद एथेना अंततः मर जाती है, जबकि क्रिस्टल अपने घावों की देखभाल करने के लिए उठती है। फिर वह एथेना की अलमारी से एक सुंदर पोशाक पहनती है और एथेना के कुत्ते के साथ हवेली से निकल जाती है। क्रिस्टल बाहर निजी जेट में प्रवेश करती है और पायलट को बताती है कि उनके बॉस मर चुके हैं और उन्हें घर ले जाने के लिए कहती है, जिस पर वे लोग घबराकर सहमत हो जाते हैं। फिर फिल्म खत्म होती है जब क्रिस्टल फिल्म की शुरुआत वाली फ्लाइट अटेंडेंट के साथ बैठती है और उसके साथ कैवियार और फिर शैंपेन साझा करती है।